Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful learning and tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे योद्धास, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी मां भारत मां की एक बार आप लिख देंगे जय इनटू द कमेंट सेक्शन। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नमिता, सारिका, रिदिमा, यश, खुश, प्रिया, रोशन, तबरेज, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आनी, सृष्टि, सतीश, चंदन, पलक, ज्योति, दीपांशु, मुस्कान, दिव्या। यस यस यस, आज ये चैप्टर खत्म हो गया। देखिए मेजरली तो आपका चैप्टर खत्म हो ही चुका था, आपको भी पता है। मतलब लेक्चर नंबर 6 तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे खत्म हो चुके हैं। चैप्टर का जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड्स के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम या जेई एग्जाम, अभी हम मेजरली बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के हिसाब से जितना रिलेवेंट था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। ये आज वाला तो क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 6 तक अगर आपने देखा है तो आपके स्कूल के एग्जाम्स के सवाल मेजरली लेक्चर 6 तक के ही आएंगे, है ना। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, देन ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, है ना। तो मेजरली वही आएगा बैलेंसिंग। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये स्टिल मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की क्लास में मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन होमवर्क जरूर से दूंगा आपको टाइट्रेशन के ऊपर। आप ट्राई करना समझने का, नहीं आता, नहीं समझ में आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो वैसे भी अपलोड करूंगा, आपको वो मिल जाएगी, है ना। उसको मैं एक्सपेरिमेंटली समझाना चाहता हूं तो उदय वाईटी के ऊपर मैं डालूंगा, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सुनील भैया, अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टाइट्रेशन जो टॉपिक है हमारे पास, ये हमारा समय खाता और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इसको पढ़ाना है तो मुझे आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पहले पूरा क्लियर करना है, जो आपने 11th एंड 12th के भी एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा होगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, और फिर मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन पे आता। तो ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इट इज जस्ट फॉर दी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। मैं वैसे भी इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो जो है उदय वाईटी के यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, अभी आपको दिख जाएंगे वो वीडियोस, तो वीडियो आपको वहां पर दिख जाएगा। थॉ दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंस, इतना नहीं है, तो ज्यादा इस टॉपिक की लोड मत लेना कि अरे यार सुनील भैया नहीं आया, छोटा सा पैराग्राफ है आपके बुक में, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बढ़िया सा वीडियो इस पे बनाकर दूंगा, ठीक है जी। ये वाली चीज मैं आपको अभी बताऊंगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल डेप्थ में, बिकॉज ये मुझे लगता है आपका 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है बेटा। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं खुद से ही आपको बताता जा रहा हूं, मैं सारी चीजें आपको कराता जा रहा हूं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या दिया था, कंसेप्ट पॉलिश होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। ये होमवर्क में मैंने आपको सवाल दिया था Mn3O4, ठीक है। Mn3O4 यहां पर मैंने आपको दिया था। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर अगर हम Mn3O4 का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा, देखिए हम ये मानते हैं भैया कि ये Mn3O4 है ना, तो यहां पर हो जाएगा Mn का हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का होता है बेसिकली हमारे पास -2, तो 4 एटम्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 × 4 और इनका जो सम हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम 0 आएगा। सो 3x प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है -2, 4 का हो जाएगा कितना, -2 × 4, तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल्स टू +8, सो x इज इक्वल्स टू +8/3। लेकिन हमने बात करी थी कि ये जो +8/3 है दैट इज द एवरेज वैल्यू, ये एक्चुअल में जो आ रही है वैल्यू, दिस इज एवरेज वैल्यू, दिस इज एवरेज वैल्यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जी सुनील भैया, जी सुनील भैया। अब देखिए एक्चुअली में क्या यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 हो सकती है, थोड़ा लॉजिकली हम दिमाग लगा के सोचते हैं, तो यहां पर क्या +8/3 हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो फ्रैक्शंस में, पॉसिबल तो नहीं है।
तो फिर हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में क्या चर्चा करी थी कि ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जहां पर आपके पास मैग्नीज के दो कटायंस है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो ये हमारे पास कैसा ऑक्साइड है, एक हमारे पास हो जाएगा MnO और दूसरा हमारे पास हो जाएगा MnO2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा MnO और सॉरी Mn2O3। अब देखिए, ठीक है, MnO.Mn2O3, तो ये MnO.Mn2O3 का एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जहां पर यहां पे इस वाली चीज को अगर आप देखेंगे तो ये Mn और ये Mn2 हो जाएगा Mn3 और ये हो जाएगा बेसिकली O4। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखिए यहां पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फटाफट से, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, मैग्नीज का यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। तो ये एक्चुअली में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है मैग्नीज का, जहां पर मैग्नीज जो है एक बार इसकी वैलेंसी 2 है और एक बार इसकी वैलेंसी मैग्नीज की 3 है। तो आइए यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे। मैग्नीज का मानता हूं x, ऑक्सीजन का मानता हूं मैं -2, तो x - 2 = 0। उसी प्रकार मैग्नीज का ले लेते हैं हम x, तो 2x प्लस, अगर आप चाहें तो आप प्लस लगा के भी साइन को दिखा सकते हैं कि भैया x प्लस -2 = 0, सो x - 2 = 0, सो x +2, यानी मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस यहां पे 3 क्रॉस -2, इनका सम हो जाएगा 0, सो 2x - 6 = 0, सो 2x +3। गलत कर दिया क्या कुछ मैंने, 2x प्लस 3 क्रॉस -2 -6, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 2x +6, x +3। जी सुनील भैया सही है। अब देखिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, दैट इज मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या है +2 है और यहां पर क्या है +3 है। ऑक्सीजन का यहां पर भी -2 है और यहां पर भी क्या है -2। तो इस मैग्नीज पे +3 है और इस मैग्नीज पे +2 है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो देखिए एवरेज वैल्यू का मतलब है, यानी कि यहां पे जो टोटल वैल्यू आप निकालेंगे, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितना है, इस पे है +2 और इस पे कितना है 2 पे है +3, तो टोटल हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 एटम है। तो ये जो चार्ज है ना ये एवरेज वैल्यू कहलाता है, एवरेज वैल्यू या एवरेज वैल्यू, या आप कैसे भी कैलकुलेट कीजिए एवरेज वैल्यू ऐसे आएगी। लेकिन क्या रियलिटी है, नहीं, रियल वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द रियल वैल्यूज, द रियल वैल्यूज आर +2 एंड +3। देखिए एवरेज वैल्यू का मतलब यह होता है कि हर एक मैग्नीज के एटम पे आप वो वैल्यू लगाएं, लेकिन एक्चुअली में दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली में ये वाली जो वैल्यू है दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना हमारा फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं पैराडॉक्स, द्वंद, धोखा, है ना। रियलिटी क्या है, इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसका बेसिकली क्या है +3 है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्लियर है बात, जी सुनील भैया। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें डिकोड करना था, यह आपका दूसरा होमवर्क था, कामना करता हूं याद होगा सभी को। अब देखिए अगर आप यहां पर इस वैल्यू को ऐसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं तो डायरेक्ट जो लॉजिक है उससे निकालूंगा, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल सल्फर का आप निकालते हैं तो 4x है ना, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है कितना -2, टोटल कितने एटम है 6 एटम है, इनका जो सम हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू -2, है ना। तो ये हो जाएगा 4x - 12 इज इक्वल्स टू -2, सो 4x इज इक्वल्स टू +10, सो x इज इक्वल्स टू +10/4, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा +2.5, यानी कि सल्फर के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2.5 आ रहा है। अब अगेन इसको हम बोलते हैं कि ये एक एवरेज वैल्यू है, दैट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू।
जब भी आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे आपके मेथड से, तो ये जो वैल्यू यहां पर आपके पास आएगी फ्रैक्शन में या डेसिमल में, ये बेसिकली आपकी एवरेज वैल्यू है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हमें मिलेगा वो स्ट्रक्चर से मिलेगा, क्योंकि हमारा सेम एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इस पर्टिकुलर हमारे आयन के अंदर। ये चीज का डिस्कशन लास्ट क्लास में भी हमने किया था, कामना करता हूं आपको याद होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने सल्फर है, हमारे पास मान लीजिए यहां पर कितने सल्फर है, हमारे पास यहां पे 4 सल्फर है, ठीक है ना, हमारे पास यहां पे 4 सल्फर है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो 6 ऑक्सीजन के एटम्स को मैं कुछ इस प्रकार अलाइन करता हूं, ठीक है, और 2 माइनस भी है, तो 1 माइनस और ये 1 माइनस, ठीक है। क्लियर है बात? जी सुनील भैया, क्लियर है बात? जी सुनील भैया। अब मुझे बताइए यहां पर क्या आंसर है। अब +5/2 कैसे आ गया? अच्छा हाँ ठीक है, तो एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हो। अब मुझे बताइए कि ये सही है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। ये स्ट्रक्चर है, अब बताइए कैसे करना है। देखिए अब अगर हम यहां पर टर्मिनल वाले जो सल्फर के एटम्स है, दीज आर बेसिकली टर्मिनल सल्फर एटम्स, तो टर्मिनल के सल्फर के एटम्स को अगर हम एनालाइज करते हैं बेसिकली, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो हमारा ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम मानेंगे कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से इसने ले लिया है, तो इस पे 2 माइनस आया, उसकी वजह से यहां पे 2 प्लस आएगा। उसी प्रकार हम मानेंगे कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये पूरे ले गया होगा, पूरे ले गया होगा, तो 2 माइनस इधर भी आ जाएगा। इसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा बेसिकली, इसकी वजह से यहां क्या आ जाएगा बेसिकली, क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेसिकली 2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं भैया यहां से उड़ जाएगा, ये भी ले जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहां पर इस वाले सल्फर पे क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि +5 आ जाएगा, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स गए। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 0 0, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ना इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा। सेम इधर भी हो जाएगा, सेम इधर भी हो जाएगा, आपस में इनके कंपैरिजन में क्या 0 0 0 0 आएगा। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे, है ना। अब ये देखिए इस सल्फर पे क्या आएगा, इस सल्फर पे अगेन मान लेता हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से ले गया है, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये भी पूरी तरीके से ले गया है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरीके से ले गया है। तो टोटल यहां पर क्या आएगा +5 चार्ज आ जाएगा। अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो +5 का चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो बेसिकली +5 का चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सुनील भैया ये बात हमारे को क्लियर है, ठीक है। 1 ये ले गया, 2 ये ले गए, 2 ये ले गए, तो टोटल यहां से आया बेसिकली +2 +2 +1 +2 +2 +1, तो +5 और +5, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट बेसिकली क्या हमारे पास 0 है, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिख देंगे क्या, अगर आप यहां पर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो देखिए कंफ्यूजन क्यों आता है। आप देखिए एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, +5 +0 +0 +5, +5 +0 +0 +5, टोटल कार्बन एटम्स 4, तो +10/4, यानी कि आया हमारे पास +2.5। लेकिन एक्चुअल वैल्यू या फिर जिसको हम कहते हैं रियल वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या है, टर्मिनल कार्बन एटम्स है, सॉरी टर्मिनल सल्फर एटम्स +5 और +5, और जो सेंट्रल सल्फर एटम्स है जो बीच में है उनमें हमारे पास क्या है 0। कामना करता हूं सभी को यह बात समझ में आ रही है, कामना करता हूं सभी को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि टर्मिनल वालों के ऊपर बेसिकली +5 और सेंट्रल वालों के ऊपर बेसिकली 0। कामना करता हूं सभी को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, +5 और ये 0। क्लियर है, क्लियर है? अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये एवरेज वैल्यूज हैं, ये एवरेज वैल्यू। आप या तो इस एवरेज वैल्यू को ऐसे निकालोगे, या आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, +5 +0 +0 +5, तो ये हो जाएगा बेसिकली +10/4 यानी कि +2.5।
लेकिन रियलिटी ये है कि इस सल्फर पे +5 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे +5 है, क्योंकि ये दोनों अगर सिमिलर एटम्स हैं तो इसकी वजह से यहां पर हो जाएगा 0 और यहां पे 0। ये दोनों अगर सिमिलर है तो 0 0, ये दोनों सिमिलर है तो 0 0, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि भले ही शेयरिंग हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ले गया होगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया होगा। तो +5 और इधर भी आया +5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताइए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर देखिए क्या है, +5 और ये क्या है +5, यानी कि टोटल हो गया प्लस का 10। 2 माइनस 2 माइनस, ये हुआ 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इसकी वजह से भी तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था ना। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसकी वजह से भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। अब समझ रहे हो, 2 4 6 7 8 9 10 11 12। समझ आया कि मान लेता हूं कि ये भी इलेक्ट्रॉन ले गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये 2 माइनस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये 1 माइनस तो पहले ही है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो 2 माइनस और 2 माइनस, तो इसको ऐसे समझ लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये अभी तुम देखोगे ना तो चार्ज तुम्हारा देखो कैसे आएगा, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यानी 2 4 6 8 है ना। यहां पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। या 1 माइनस तो पहले ही है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो टोटल 12 नेगेटिव हो जाएगा और 10 बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे तुमको समझा दिया कि एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे का क्या है, ठीक है। चलो एक बार आए भैया लिख दो कि सुनील भैया हमको ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आए भैया लिख दो कि सुनील भैया हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। चलो मैं अपने एंड से आपको एकदम बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगेन बोल रहा हूं, नीट के अगर बच्चे हो या बेसिकली जेई के बच्चे हो तो मैं यहाँ इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी हम सिलेबस में लैग कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट अगर मेरे से पढ़ना है तो डिफेंस में आना, बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट वेट, वहां पर आ जाना, वहां पढ़ाऊंगा। अभी सिलेबस में यार थोड़ा पीछे चल रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा, है ना, समझ रहे हो। अभी सिलेबस में थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं माफी चाहता हूं दिल से, है ना। मेरे से अगर पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट तो मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा तुमको, डिफेंस में आना, वहां पर इक्विवेलेंट वेट सिलेबस में होता है, वहां मैं हर साल पढ़ाता हूं, वहां आ जाना, पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहां पर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले साल, इनकेस अगर मैंने पढ़ाया, नहीं तो आप उसको ऑब्वियसली पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ आपका, इट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होते हैं, इसके बारे में हम कहां पर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या बात है, ये तो हुई पहली बात। तो ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, भाई जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ये हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो रही है और ये इसमें कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इंटर कन्वर्जन दैट इज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ये किस डिवाइस में होता है, मतलब किसके अंदर ये एक्चुअली में हो रहा है? पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन हो कहां रहा है? तो अ डिवाइस इन विच द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
यानी जिसके अंदर ये आपके परिवर्तन हो रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो रही है या केमिकल इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित हो रही है, ये जिसके अंदर होते हैं उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं कामना करता हूं इतनी छोटी बात मैं आपको यहां पे समझा पाया। ये बात नंबर थी मेरी एक, बात पहली, और ये थी मेरी बात नंबर दूसरी। कामना करता हूं दोनों बातें मैं आपकी बुद्धि में घुसा पाया और आपको समझा पाया। अब जब हमें इतनी बात समझ में आती है तो हमें एक दूसरी बात समझनी पड़ती है, और वो बात है कि दो प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शंस होती है हमारे पास। एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होती है डायरेक्ट, और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब एक्चुअली में क्या है? बहुत सरल सी बात है, देखिए क्या होता है। इन दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट इन द सेम वेसल, यानी कि एक ही वेसल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। एक ही वेसल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहां पर क्या है? जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड है, और यहां पर जो मेरे पास सोल्यूशन है वो बेसिकली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यानी कि जिंक मेटल को मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। कौन से कलर का सोल्यूशन होता है? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। एक वेसल मैंने ली, उसमें नीले कलर का सोल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का, उसमें मैंने जिंक की एक रॉड डाल दी। यहां मैं देखता हूं कि मेरा सोल्यूशन जो है उसमें बनता है जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन बनता है जो कि कलरलेस सोल्यूशन है, और साथ में कॉपर का मेटल का निर्माण होता है। अब ये जो कॉपर है, ये रेडिश ब्राउन कॉपर है, रेडिश ब्राउन कॉपर। अब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना। रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट्स ऑन जिंक रॉड, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पर हमारे पास एक बीकर था, उस बीकर के अंदर नीले कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें मैंने जिंक की रॉड को डाल दिया। जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में बनेगा कॉपर मेटल। तो जो कॉपर का मेटल है ये जिंक की इस रॉड के ऊपर चिपकता जाएगा धीरे धीरे। क्या करेगा? धीरे धीरे आपकी जिंक की रॉड के ऊपर चिपकता जाएगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग होती जाएगी। अब क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तो आइए इस चीज को पहले वैलिडेट कर देते हैं। एलिमेंटल फॉर्म है तो यहां पर होगा 0, एलिमेंटल फॉर्म है तो यहां पर होगा 0। जिंक सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करेगा? जिंक सल्फेट एग्जिस्ट है Zn2+ एंड SO4 2-। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बेसिकली +2 होगी। सिमिलरली कॉपर एग्जिस्ट है Cu2+ एंड SO4 2- आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कॉपर का? मोनोएटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, तो दैट विल बी +2, ठीक है। सल्फेट इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट सेम होंगे। अब हर एक चीज बिल्कुल वापस 0 से नहीं बताऊंगा, आपको आनी चाहिए वो बात, है ना। तो देखिए 0 से जिंक कहां पे जा रहा है? +2 पे जा रहा है, और कॉपर +2 से कहां जा रहा है? 0 जा रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। कामना करता हूं इतनी बात समझ में आ रही है। 0 से कहां जा रहा है? +2 पे जा रहा है, और ये +2 से कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। यहां पे सल्फेट SO4 इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो भाई लिख देता हूं, फिर कंफ्यूजन में मत आना। लो लिख देता हूं भाई। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास यहां पे क्या है? -2, इधर क्या है? -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या रहेगी? -2। सल्फर का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली SO4 2-। सल्फर का मान लेता हूं x, 4 2 जा -8 इज इक्वल्स टू -2, सो x विल बी इक्वल्स टू +6। सल्फर का +6 है, तो यहां हो जाएगा सल्फर इज +6 और ये हो जाएगा +6, ठीक है।
तो +6 से +6 कोई परिवर्तन नहीं है, -2 से -2 कोई परिवर्तन नहीं है। इतनी बात समझ में आई। SO4 2- होता है हमारे पास, तो यहां पर इसका है x, यहां पर हो जाएगा एक ऑक्सीजन का -2, 4 का हो जाएगा -8, इनका सम हो जाएगा -2 के बराबर। सो x = +6, +6 में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं है। क्लियर है क्या बात? अरे बात क्लियर है क्या? यहां से यहां पे, यहां से यहां पे कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किस पे आ रहा है? 0 से +2 और +2 से 0, इसी में परिवर्तन है। क्लियर है बात? छोटी छोटी बातें आपको समझा पा रहा हूं, रिवाइज करवा पा रहा हूं आपको, सारी बातें ध्यान से देखिएगा। तो 0 से +2 पे जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ है? जिंक की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, यानी ऑक्सीडेशन। +2 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर घटा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब होता है कि रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। +2 से 0 यानी रिडक्शन हुआ है। क्लियर है भाई जी? तो देखिए यहां पर ये जो रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अब देखो, एक हमारे पास वेसल था, उस वेसल के अंदर हमने नीले कलर का सोल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का, उसमें हमने एक जिंक की रॉड डाली। जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में आएगा कॉपर। अब यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे। तो जिंक पे क्या है? ऑक्सीडेशन हुई है। कॉपर का क्या है? रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ एक ही वेसल में हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इस एक ही वेसल में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट इन द सेपरेट वेसल, यानी मान लो एक वेसल में ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इस वेसल में फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि एक वेसल में तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक वेसल में आपका रिडक्शन हो रहा है। आप बात समझ रहे हो? डायरेक्ट वाले में एक ही वेसल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक आपके पास वेसल है, इसमें ऑक्सीडेशन, और दूसरी वेसल है, इसमें आपके पास हो रहा है रिडक्शन। तो सेपरेट वेसल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब आपने ये चीज समझ ली है क्या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो आपको एक मस्त बात बता दूं, ये जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये बेसिकली दो प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होती है। ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के भी दो प्रकार है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो प्रकार है। एक प्रकार है हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, उसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एक ही वेसल में होगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एग्जांपल देता हूं तुमको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ये चलो सिर्फ अभी वाटर याद रखो। याद आ रहा है क्या? आपके पास एक ही वेसल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, और वहां पर हम क्या करते हैं? अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है एक तरीके से, यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी का निर्माण हो रहा है। भाई आपने H2O को तोड़ा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। याद आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, यहां पे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि एक ही वेसल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बचपन में पढ़ा है 10th क्लास में। गैल्वेनिक या फिर इसका दूसरा नाम है वोल्टिक सेल। अब गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके इंटरकन्वर्जन को पढ़ते हैं। और ये किस डिवाइस में होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्दर दो पार्ट में जब डिवाइड करा,
तो हमने बोला कि अगर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इंटर कन्वर्जन है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको फर्दर दो पार्ट में हमने तोड़ा है। कैसे? कि अगर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यहां पे किस प्रकार की रिडॉक्स होगी? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बुक में नहीं मेंशन है, ये बुक में नहीं दे रखी है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, छोटी छोटी बातें। समझ में आ रहा है? चलो देखते कितनी बात समझ में आ रही है, एक बार देखते कितनी बात समझ में आती है। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? गैल्वेनिक सेल, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इधर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इधर कर देते हैं, एक और रख देते हैं। थोड़ा सा ऑप्शंस को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे यहां पर इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब ये रैंडम मैंने एक सवाल बनाया है, देखते हैं कितने छात्रगण हमको एकदम करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने छात्रगण हमको करेक्ट आंसर देते हैं। एक काम करते हैं, यहां पे एक और ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कितने बच्चे यहां पे करेक्ट आंसर देते हैं। 3, 2, 1। ध्यान से, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोच समझ के आंसर करना, जल्दीबाजी मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड, 56% बच्चों ने सही दिया है। एनडी, हर्षल, यथार्थ, समोनी, मीना, सारंग, अंजना, दिव्या, फलक, आईआईटी अक्षय, सेहज। अब ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल भी दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है। भाई एक ही बीकर होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स आप डालते हैं, उसके बाद आप पानी डालते हैं, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, है ना, एंड देन आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, तो यहां पर आपका वाटर का ब्रेकअप होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और यहां पर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो देखिए
क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये बात गलत है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स होती नहीं है, डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट होती है। अब यहां पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, ये सही है। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सो दिस इज बेसिकली करेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, सो द करेक्ट आंसर इज डी। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग किसके बारे में समझेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल और द वोल्टेक सेल। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट यूज केमिकल रिएक्शन दैट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में जो आप बोल रहे हैं कि भैया आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहे हैं, तो कौन सी केमिकल एनर्जी? यानी यहां पर आप केमिकल रिएक्शन की सहायता लेंगे। और कौन सी केमिकल रिएक्शन की आप सहायता लेने वाले हैं? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां पर हम लोग कौन सी केमिकल रिएक्शन की सहायता लेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की सहायता लेंगे और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होगा। क्या बात है भैया, बहुत सही। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग हमारे पास वेसल्स या अलग अलग सेल्स में होते हैं। अलग अलग वेसल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है जी सुनील भैया। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस इन दी सेपरेट वेसल्स। ऑक्सीडेशन वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन वाले को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। एक काम करो, मेरे साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है? मेरे साथ साथ इस चीज को ड्रॉ करते जाओ तो तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहां पर मैं एक हाफ सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना? यहां पर मान लीजिए मैं एक हाफ सेल को ड्रॉ कर रहा हूं और उसी प्रकार मैं एक दूसरे हाफ सेल को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। मानता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये मान लेता हूं मेरे दोस्त रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है जी, ठीक है। यानी ये मान रहा हूं मैं कि यहां पर होगा बेसिकली ऑक्सीडेशन और यहां पर होगा रिडक्शन। ठीक है। अब ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड दैट इज डिप्ड इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोड होगी जो कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगी। तो मैं काम करता हूं यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे पास क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है यहां पर, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है मेरे पास वो कौन सी है? और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी है? तो देखिए, यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट जो मेरे पास है वो है ZnSO4 एक्वस, और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज CuSO4 एक्वस। यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोड मेरे पास है, ये जो इलेक्ट्रोड है मेटल की मेरे पास है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है मेरे पास मेटल की, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड है मेरे पास मेटल की, ये किसकी है? ये किसकी बनी हुई है? ये इलेक्ट्रोड जो यहां पर बनी हुई है, यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ जिंक एंड दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कॉपर। यहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड है जिंक सल्फेट में, यहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड है कॉपर सल्फेट में। इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब है बेटा इसका? क्या मतलब है सुनील भैया इसका? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एनी सब्सटेंस दैट ब्रेक इनटू आयंस। या तो आप इसको पिघला दो तब, या बेसिकली आप इसको पानी में डाल दो तब। ब्रेक इनटू आयंस इन द एक्वस इन द मोल्टन फॉर्म एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझो मेरे राजा बेटा, मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ
जो कि आयंस में टूट जाए मोल्टन या एक्वस फॉर्म में और बिजली का कंडक्शन करे, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहां पर कुछ आयंस भ्रमण कर रहे होंगे और इसकी वजह से यहां पर कुछ आयंस भ्रमण कर रहे होंगे। जी 100% कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे। जैसे यहां पर हमारे पास क्या होंगे, यहां पर हमारे पास क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर होंगे हमारे पास Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, एंड और क्या होंगे हमारे पास SO4 माइनस होंगे। एक ही लिख दे रहा हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। इधर हमारे पास क्या होंगे Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस। तो ये आयंस यहां पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट में अवेलेबल होंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस अवेलेबल होंगे। ये जिंक की इलेक्ट्रोड, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड, ठीक जी। अब देखिए अगले पॉइंटर पे चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंटर पे एनोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए ये ना आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग हो जाएगा। यहां पर जो आपके एनोड और कैथोड के ऊपर आप लगा रहे हो चार्ज कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सब चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो अभी मैं आपको हमेशा ये याद बताऊंगा कि भैया आप इसको ऐसे याद करिए कि ऑक्सीडेशन कहां होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, एनोड पे होते हैं। और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैथोड। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कैथोड, ठीक है जी। उसके बाद टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर थ्रू एन अमीटर एंड अ स्विच दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्किट। अब यहां पर हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर लगाते हैं, इसके साथ में एक अमीटर लगाते हैं और यहां पर हमने क्या लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है और उसके बाद इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक्सटर्नल सर्किट। ये आपके पास एक वेसल थी, ये आपके पास दूसरी वेसल थी, इसमें आपके पास आपका जिंक सल्फेट था, इसमें बेसिकली कॉपर सल्फेट था, इलेक्ट्रोड जिंक की थी, यहां पे इलेक्ट्रोड कॉपर की थी। इनको कनेक्ट कर दिया कॉपर की वायर से, बीच में लगा दिया मीटर करंट मेजर करने के लिए, ये हमने लगा दिया स्विच एंड वायर से ही कनेक्ट कर दिया इसको दूसरे इलेक्ट्रोड से। कामना करता हूं आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझ रहे होंगे तो समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। देखिए एनोड पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे अगर मैंने लिखा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां लिखा है, यहां लिखा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टी हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोलते हैं ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, तो पॉजिटिव इज एनोड एंड एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इज कैथोड और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो वहां अलग होगा, यहां पर अलग होगा। ये आपका गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल है। ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो प्रकार है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दूसरा गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में आपकी एनोड और कैथोड के ऊपर जो साइंस होंगे अलग होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होंगे, ये बात याद रखना। चलिए उसके बाद अभी आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब अभी सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सुनो बस मेरी बात। द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सॉल्ट ब्रिज दैट इज द इंटरनल सर्किट। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, देखो जो इलेक्ट्रोड्स है आपकी, ये एक वायर अमीटर और स्विच से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्किट। अब यहां पर एक इंटरनल सर्किट और ऑपरेट हो रहा है। कौन सा सर्किट ऑपरेट हो रहा है? एक इंटरनल सर्किट और ऑपरेट हो रहा है, जो कि आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरनल सर्किट है, ये आपके पास इंटरनल सर्किट है। तो एक ऐसी यूट्यूब होती है, यूट्यूब, ठीक है ना, एक यूट्यूब होती है। अब ये जो यूट्यूब है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज दी सॉल्ट ब्रिज। अभी इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा आराम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, K2SO4 एक्सेट्रा इन दी अगर। अब एक्चुअल में है क्या? तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहां पर क्या होता है, हमें यहां पर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो यहां पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो फिर वो करेगा क्या, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या करेगा। लेकिन इनर्ट का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए दैट
doesn't participate that doesn't participate in any chemical reactions in any chemical reaction in any cell in any half cell। किसी भी हाफ सेल में कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट आपका आप डिपेंडिंग अपॉन द जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर यूज किया है उसके बेसिस पे यहां पर ये सॉल्ट फिल होगा, ठीक है ना। यूज्ड इन अकॉर्डेंस टू द दिस इज यूज्ड, ये अपन कब यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस टू दिस इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस टू इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आप इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर यूज करोगे तो वो इनर्ट की तरह कब पार्टिसिपेट करेगा या इनर्ट की तरह कब एक्ट करेगा, जब यहां पर वो इनर्ट की तरह कब एक्ट करेगा, जब यहां पर हमें पता हो कि हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं। यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके बिहेवियर के बेसिस पे यहां वाला इलेक्ट्रोलाइट हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तुमने बोला कि यहां पर जो मैं सॉल्ट यूज कर रहा हूं वो है सिल्वर का नाइट्रेट। तुम्हारा मान लो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट फॉर एग्जांपल, तो तुम यहां पर कभी भी जीवन में पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड कभी यूज नहीं करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अगर तुमने यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह उसको यूज करने की कोशिश करी तो तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों? यहां से जो आयंस है क्लोराइड के आयंस अंदर कूद जाएंगे, सिल्वर के साथ मिक्स हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम खुद से इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो इन दोनों के साथ रिएक्शन ना शो करे, ठीक है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl दैट इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस टू द इलेक्ट्रोलाइट इन टू हाफ सेल्स। यानी कि यहां पे जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो इस तरीके का होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई रिएक्शन ना करे। और इसको हम किसके साथ यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं, अगर क्या होता है, बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके साथ हम इसको यूज करते हैं। मतलब एक सॉलिड पेस्ट आप बोल सकते हैं, वो बनाकर हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी बताया जाता है कि यहां पे आप रुई लगा दीजिए इधर और इधर रुई लगा दीजिए और बीच में आप अपना जो क्या बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसको फिल कर दीजिए। मैं आपको अगर के अलावा भी बता सकता हूं कि जैसे आपने बोला अगर यूज करते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। दूसरे तरीके में क्या होता है कि यहां पर कॉटन के प्लग्स होते हैं। क्या होता है? कॉटन प्लग्स होते हैं। क्या है? कॉटन प्लग्स है। तो कॉटन प्लग्स ये इंश्योर करते हैं कि यहां पर जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी इसके अंदर जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करी है वो बेसिकली बहकर एकदम अंदर ना कूद जाए। तो कॉटन के प्लग्स लगाए जाते हैं कि धीरे 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 आए। यहां पे वो क्या करेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये मेरे पास एक हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको बोल रहा हूं। ये मेरे पास एक हाफ सेल है, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल रहा हूं। अभी इसको मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों बोला मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज जिंक सल्फेट, यहां पर मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर सल्फेट, यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली जिंक, और यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है और वो है बेसिकली कॉपर। ठीक है, अब यहां से हमने वायर से क्या करा, एक अमीटर लगाया है और स्विच लगाया है और कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अरे भाई यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं है? एक भाई कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया। बेटा मैं तो अभी तक सिर्फ सेटअप ही समझा भी, मैंने इसका वर्किंग बताई भी नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक हाफ सेल है, ये हमारे पास दूसरा हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करा कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोड है कॉपर का, यहां पर जिंक सल्फेट, इलेक्ट्रोड है बेसिकली जिंक का। इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, अमीटर स्विच। ठीक है, सो दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। और इंटरनल सर्किट हमारे पास क्या है कि यहां पर हमने यूट्यूब ली है दैट इज कॉल्ड एज दी सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने क्या करा है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है और कॉटन प्लग्स को लगा दिया है। अब ये सॉल्ट ब्रिज या क्या करेगा ये मैं आपको समझाऊंगा।
सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है, या वो डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो दो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है इसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट किया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों से रिएक्ट ना कर जाए। ये आप समझना, इतना बेसिक समझो। अब देखो यहां पर आप समझना, यहां पर आप समझना क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो स्विच है वो बेसिकली अगर ऑफ कंडीशन में है, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द अमीटर। अभी अगर ये ऑफ स्टेट में है तो आप देखोगे अमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, बट जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो आप अमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन देखोगे। अब ये डिफ्लेक्शन यहां पर क्यों आ रहा है इसको समझते हैं। ये डिफ्लेक्शन यहां पर क्यों आ रहा है इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और आइए आप मेरे साथ इस चीज को इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब देखो यहां पर जो कॉपर के आयंस हैं, यहां पर जो कॉपर के आयंस हैं और यहां पर ये जो जिंक है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की लड़ाई चल रही है। इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसी के टर्म्स में बताऊंगा। अभी आप इसको ऐसे समझो कि Cu2+ के आयंस बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। इधर से बोल रहा है क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिंक बोल रहा है इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना ले, मेरे को तो मजा आता है देने में, तू ले। इलेक्ट्रॉन चाहिए तू ले, इलेक्ट्रॉन चाहिए तू ले। Cu2+ बोला इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। आप ऐसे समझो रस्सा कसी चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, टग ऑफ वॉर चल रही हो, आबार टग ऑफ वॉर चल रही हो। Cu2+ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे, जिंक बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ले, दे दिया। अरे मैं तो देने के लिए बैठा हूं बेटा, तू आ तो सही। तो ये बोल रहा है कि हम तो देने के लिए तैयार है, तुम लेने के लिए तैयार हो इलेक्ट्रॉन के? वहां बोले हम तो रेडी बैठे थे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तुम दे ही नहीं रहते। अरे तुम दे ही नहीं रहते हमको इलेक्ट्रॉन, तो ये मांग रहा है, ये कह रहा भाई साहब मैं तो भिखारी आदमी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भैया, इलेक्ट्रॉन दो दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, अभी इलेक्ट्रॉन दो। जिंक बोल रहा अरे बेटा हम तो मेटल, हमारा काम है इलेक्ट्रॉन देने का। ए राजा बेटा हम तो मेटल है, हमारा काम है इलेक्ट्रॉन देने का, तेरे से ज्यादा रिएक्टिव है, हमारा तो काम है, ले बेटा ले, ले बेटा ले इलेक्ट्रॉन ले। तो जिंक ने बोला देखो मैं हूं अमीर और देता हूं इस गरीब को इलेक्ट्रॉन। तो जिंक बोला कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, इस तार से ट्रेवल करके आएंगे तेरे पास। समझ रहा है? सर्किट को क्लोज कर दो, सर्किट को क्लोज कर दो। तो बोला ले गरीब इलेक्ट्रॉन आ रहे तेरे पास, इलेक्ट्रॉन के लालची दे दिए तेरे को इलेक्ट्रॉन। अब जिंक जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या होगा, देखो क्या होगा। अब जिंक ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जिंक पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। मेरी बात समझो, यहां पे Cu2+ चिल्ला रहा है जिंक भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है दे दो। जिंक बोल रहा है बेटा मैं दानी हूं, ले ले, इलेक्ट्रॉन आ रहे बेटा। अब जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे तो सॉलिड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पे सॉल्यूशन में कैसे कूदेगा, सॉल्यूशन में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। ये सॉलिड मेटल जो है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा एज Zn2+ आयंस, एंड इसने दान कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे, कॉपर ने ऐसे रस्सा कैसे की थी ना, और भाई साहब पुनीत सुपरस्टार याद आ गए। Cu2+ क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खींचा था, और जिंक कह रहा था ले जा ले जा ले जा, ये कह रहा दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, गरीब हूं मैं इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं गरीब हूं इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या वो ठीक है, ले रहे गरीब को इलेक्ट्रॉन दिए, ये फटाफट भागेगा, इलेक्ट्रॉन आ गए, 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 ओ आभार मजो आ रही हो, इलेक्ट्रॉन आ गया भाई साहब। देखो हमारे राजस्थान में लोग खुश होते, बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, वैसे बावड़ा खुश हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मजा।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मजो आ गयो मजो आ गयो, ये इलेक्ट्रॉन घटक जाएगा यहां पे। तो यहां क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अरे वाह। तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो डिसॉल्व्ड कॉपर के आयंस थे कूद के जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे, कहेंगे भैया आज तो मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। और फिर क्या करेंगे, यहां पर डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। क्या कॉपर यहां पर हो रहा है डिपॉजिट, समझे? हाँ। और यहां पर हमारा जिंक है सोल्यूशन के अंदर कूद जाएगा, कैसे, Zn2+। यानी यहां पर जो हमारे पास जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड थी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दान किए और सोल्यूशन में Zn2+ बन के कूद गया। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, हमारा कॉपर का जो कटायन है फटाफट इधर गया और बोला इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो। हाँ हाँ खाऊंगा खाऊंगा इलेक्ट्रॉन खाऊंगा इलेक्ट्रॉन खाऊंगा इलेक्ट्रॉन खाऊंगा, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन 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 खाऊंगा इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। इलेक्ट्रॉन खा लिए, खा लिए इलेक्ट्रॉन, खा लिए इसने, बढ़िया राजा बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन खा गया ये। अब बार कहीं हो रही हुई में पहली रिएक्शन, ये क्या है, ये बेसिकली दूसरी रिएक्शन। दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी राजा बेटा, ये 2 से 2 तो गायब हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी भैया, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस विल गिव Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये हमारे पास कहलाती है नेट आयोनिक इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर आयंस ही इन्वॉल्व थे ना। एक्चुअल में Zn प्लस CuSO4 विल गिव ZnSO4 प्लस Cu, इसमें आयंस ही इन्वॉल्व होते हैं ना। हाँ, तो ये देखिए नेट आयोनिक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, या आप डायरेक्टली नेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है भैया जी भैया। तो यहां पे Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस विल गिव Zn2+ एक्वस प्लस Cu। तो ये रिएक्शन यहां पर हो रही है। अब देखिए समझदारी की बात यह है कि इधर जो जा रहे हैं ये हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है। कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट, ठीक है जी। और देखिए ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, याद रखना एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दिस विल बिहेव एज द एनोड। और याद रखिएगा कैथोड पे क्या होगा, हमेशा कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिहेव करेगी कैथोड की तरह, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। यहां पर जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सोल्यूशन में जम किए Zn2+, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रेवल करके इधर आए। यहां पर कॉपर के जो आयंस थे उन्होंने जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर बन गया कॉपर का मेटल। यहां पर बिल्टअप हो रहा है कॉपर के मेटल का, ठीक है। मजे की बात यहां पर यह है, मजे की बात यहां पर यह है कि यहां पर हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर आकर गेन हो रहा है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस विल बिहेव एज द कैथोड एंड दिस विल बिहेव एज द एनोड। इतनी बात समझ में आई जी सुनील भैया, समझ में आ गई, ठीक है जी। अब देखिए कन्वेंशनल करंट का फ्लो क्या है, यहां से यहां जा रहा है, राइट। तो कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पे फ्लो करता है, राइट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आप क्या देते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव देते हो ना, कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक करंट तो यूं आ रहा है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा उल्टी जाती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड, ठीक है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर बिल्टअप ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो ट्रेवल कर रहे हैं इस तरफ पे, खत्म बात।
सरल सी बात, आप इतने तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये छोटी सी चीज मैं आपको समझा पाया क्या? इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार आए भैया लिख दो कि सुनील भाई आप बहुत बढ़िया से समझा रहे हो, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है तो एक बार फटाफट से आए भैया लिख देंगे सारे के सारे मेरे दोस्त, तो मैं आपको फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेथ समझा दूंगा। बिल्कुल। अरे भाई 5 बजे है फिजिक्स की क्लास यार, अभी क्यों परेशान कर रहे हो? आज चैप्टर खत्म हो जाएगा यार, समझो। मैं भी तुम्हारे लिए ही करता हूं, मैं हवा में उड़ा दूंगा ये टॉपिक। एक बात बताओ, मैं ये टॉपिक हवा में उड़ा देता, तुमको पता भी लगता? अगर मैं चाहता तो मैं इसको हवा में उड़ा देता, तुम्हारी बुक में तो दे ही नहीं रखा। मैं तुम्हारे लिए करता हूं यार सारी चीजें, समझो। आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू पीपल, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करते हैं। सुनील भैया एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है हमारी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे जैसे समय के साथ ये रिएक्शन होने लगेगी, तो क्योंकि जिंक मेटल क्या कर रहा है कि यहां पर जो जिंक सॉलिड मेटल था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और सॉल्यूशन में एज आयंस जंप कर रहा है, तो धीरे धीरे यहां पे तो मेटल घटता जाएगा। अग्री करते नहीं करते? यहां पे मेटल घटता जाएगा और यहां पर क्या होता जाएगा, यहां पर कॉपर के जो आयंस है वो यहां पे जाकर डिपॉजिट होंगे, तो ये मोटा होता जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हमारी है, एक ऑब्जर्वेशन ये हमारी है, हां या ना? इतनी बात आप देखिए। ऑब्जर्वेशन देखिए सबसे पहले, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहां पे जो एनोड है ना, विथ टाइम एनोड बिकम्स थिनर, यानी कि ये पतली होती जाएगी। एनोड बिकम्स थिनर एंड कैथोड बिकम्स थिकर। क्या बात है? यानी समय के साथ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है ये धीरे 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 पतली होती जा रही है और ये बेसिकली मोटी होती जा रही है ना? क्योंकि यहां पर जो जिंक मेटल है इलेक्ट्रॉन्स दान कर रहा है और खुद सोल्यूशन में कूद रहा है। यहां पे सोल्यूशन के कटायंस यहां पर आके आपके कॉपर के ऊपर ही आके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो ये मोटी होती जाएगी और ये पतली होती जाएगी। ठीक है ना जी? तो यहां पर तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन कैथोड पे होगा। ये चीज मैंने यहां पर भी आपकी स्पेसिफाई कर दी थी। ठीक है जी? तो एनोड पतला होता जा रहा है समय के साथ और कैथोड मोटा होता जा रहा है, मोटा बोल रहा था, मोटा मोटा होता जा रहा है समय के साथ। क्या बात है? अब देखिए इसी के साथ जो दूसरी हमारे दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आती है, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। द सेकंड ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? अब ध्यान से आप देखना सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है। क्योंकि सॉल्यूशन में यहां से क्या हो रहा है कि भैया जिंक जो है ये आयंस इधर आते जा रहे हैं, मतलब जिंक का जो मेटल है वो क्या कर रहा है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दान कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को दान किया तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं और ये सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं एज जिंक कटायंस। तो यहां पर जिंक के कटायंस जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है यहां पे। हाँ या ना? अरे इस वाले हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और वो सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है एज जिंक का कटायन, तो यहां पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। समझदारी की बात है सुनील भैया। उसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो जो कॉपर के हमारे पास कटायंस थे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन से जा रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर कॉपर के जो कटायंस है वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अरे यहां पर Zn2+ और SO4 2- था, Cu2+ और SO4 2- था। अब यहां पे जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन को दान करके सॉल्यूशन में कूद रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहां के पॉजिटिव कटायंस इधर जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बन जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में यहां पर पॉजिटिव आयंस कम हो गए, नेगेटिव आयंस बढ़ गए रिलेटिवली। भाई कॉपर के पॉजिटिव आयंस तो आपके कहां जा रहे हैं, कैथोड के ऊपर चले जा रहे हैं, तो यहां पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है? अब आओ मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ता है।
अब देखो क्या फर्क पड़ता है। एज पॉजिटिव चार्ज बिल्ड्स अप, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड्स अप इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अब यहां पर अगर मैं मानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लग रहा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लग रहा है, तो इससे होगा क्या? तो जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा, बिल्डअप इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट वोंट अलाउ नेगेटिवली चार्ज्ड particles, that is electrons, to move to cathode। यानी कि एक्चुअल में होने क्या लगेगा कि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेंगे कि ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ए रुक जा। ये पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ने लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको रोकेगा, ए रुक, कहां जा रही है, कटे 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 जा रही है, कटी नहीं जा रही है तू। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए और यहां आ गए तो ये सल्फेट क्या करेगा, ये उनको रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी कि इन आयंस को इसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं देगा। ठीक है ना? तो मूव टू कैथोड एंड इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इन रिडक्शन हाफ सेल, in reduction half cell won't allow Cu2 plus aqueous to accept electron। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी यहां पर जैसे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, सो इट वोंट अलाउ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, की वो यहां से जाए, और जो यहां से जा चुके हैं ये नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या करेंगे, इनको रिपेल करेंगे या फिर अपने इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट स्टॉप्स। तो आपका जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर करंट जो है वो बेसिकली आपका रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी आपके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो बेसिकली करंट मूव कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है ना? सो फ्लो ऑफ द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट स्टॉप्स। आपके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है? सो फ्लो ऑफ द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहां पर हमारा सॉल्ट ब्रिज हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस विच एंश्योर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब बेसिकली यहां पर आता है आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज यहां पर क्या करेगा, आप उसको समझना। यहां पर जो आपका सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड था, यहां पर जो आपका सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड था, ठीक है ना? अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यहां पर कौन से आयंस थे हमारे पास, यहां पर हमारे पास थे K1+ एंड SO4 2- आयंस थे। फॉर एग्जाम्पल मैं K2SO4 का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहां पर यूज करता हूं। ठीक है? अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए हैं, तो यहां पर कौन से आयंस एंटर करने लगेंगे, यहां पर कौन से आयंस एंटर करने लगेंगे, आपके सल्फेट के आयंस एंटर करने लगेंगे। SO4 2- आयंस एंटर करने लगेंगे। ठीक है ना? ये SO4 2- एक्वस आयंस यहां पर एंटर करने लगेंगे। उसी प्रकार यहां पर कौन सा चार्ज बिल्डअप हो रहा था, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज K+ आयंस जो आपके पास है इधर आने लगेंगे। और ये कॉटन प्लग्स लगे हुए, कॉटन प्लग्स का मतलब है कि एकदम झटके से नहीं गिरेंगे, है ना, धीरे धीरे अंदर एंटर करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज और यहां से आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन सॉल्ट ब्रिज से एंटर करेंगे, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप है तो नेगेटिवली चार्ज सल्फेट के आयंस यहां से एंटर करेंगे और वो इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, ये यहां से आयंस एंटर कर जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वापस आ जाएगी,
फिर से हमारा फ्लो ऑफ करंट चलने लगेगा। तो फ्लो ऑफ करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में आपके वायर के अंदर चलता है, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन दी सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज पर डिपेंड करता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बुद्धि में गई कि नहीं गई बात? जी सुनील भैया। चलो अब देखो, इसके बाद अगला छोटा सा टॉपिक है सेल नोटेशन। क्या है? सेल नोटेशन। यहां तक समझ में आ गया सब? एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से। अगले 5 से 10 मिनट में हमारा ये टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो। प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। यहां तक समझ में आ गया तो, यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो कि सुनील भैया यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी की सारी बातें आपकी समझ में हमको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो, अब देखो सेल नोटेशन सिखाता हूं तुमको फटाफट से। सभी को सेल नोटेशन सिखाता हूं। देखो सेल नोटेशन क्या होता है? अ शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन अ वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल। इस शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सेल नोटेशन कहते हैं। अब देखिए बेसिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा सेटअप हम बार बार बनाएं एंड हम ये शो करें कि यहां पर क्या हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन है। जो भी यहां पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर होती हैं उसको हम लोग सेल नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका जो नियम कायदा कानून हमारे पास है वो क्या है कि आप लेफ्ट में ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हो रहा है वो लिखेंगे, राइट में रिडक्शन जो कैथोड पे हो रहा है वो लिखेंगे। सो अ शॉर्टेंड एब्रीविएशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन अ वोल्टेक और द गैल्वेनिक सेल, इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। यानी कि अपन एक छोटा एब्रीवेटेड फॉर्म कि एक्चुअल में हमारे गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल में हुआ क्या है उसको हम लोग सेल नोटेशन से बता देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और राइट पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन इस केस में क्या हुआ था? जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुई थी? यहां पे ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन थी वो हमारे पास क्या थी? अब हमारे पास इतनी लंबी लंबी रिएक्शंस को हमको लिखना पड़ता है कि ये हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, फिर आ जाएगा बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उधर से हम रिडक्शन की रिएक्शन को लिखते हैं यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन को लिखते हैं कि सॉल्यूशन से जो आयंस हैं वो आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके सॉलिड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। अब इसी चीज का जो शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है वो है सेल नोटेशन। अब देखिए सेल नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको वो सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इतनी लंबी एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपके पास। अब इसी को सेल नोटेशन से हम कैसे बनाएंगे? हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग सेल नोटेशन से कैसे बताएंगे। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन है तो यहां पर हम लोग क्या, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं और राइट पे रिडक्शन लिखते हैं। ठीक जी, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? जिंक टू Zn2+, तो आप ऐसे लिखेंगे जिंक सॉलिड। एक लाइन लगाते हैं हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट में डिफरेंस दिखाने के लिए। आप चाहें तो फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, नहीं तो इस लाइन का जो काम है, इसका काम यही है, स्लैश का काम यही है कि जब दो चीज सेम ही चीज की दो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स है तो उनको दिखाने के लिए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहां पे Zn सॉलिड है एंड देन Zn एक्वस है आयन, तो इसके लिए आपने ये स्लैश वाली लाइन बना दी। आपका मन करता है तो आप यहां पर स्टेट्स को लिखिए, वरना अगर आप स्टेट्स नहीं लिख रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि यहां पर स्लैश का मतलब है कि इसकी फिजिकल स्टेट और इसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस है तो इसका काम ही यही है बताना कि ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन हुई टू Zn2+, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। उसके बाद 1 2, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहां पर रिडक्शन वाली रिएक्शन। तो Cu2+ एक्वस, Cu2+ एक्वस से क्या बना? Cu सॉलिड बना। ये होता है सेल नोटेशन, इतना छोटा सा है सेल नोटेशन। अब देखिए ये लेफ्ट साइड पे हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को, तो आप समझ जाइएगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ गई क्या?
जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो जिंक का आयन बना है, कॉपर के आयन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो रिडक्शन हुआ है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो क्या बना, Zn2+ बना, तो Zn सॉलिड टू Zn2+ एक्वस लिख दिया अपन ने। ये स्टेट को डिफरेंस, मतलब ये क्या बताता है कि भैया इधर और इधर फिजिकल स्टेट्स अलग अलग है। तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो क्या बना, कॉपर सॉलिड बना। तो ये क्या दिखा रहा है, अगेन स्टेट में डिफरेंस दिखा रहा है कि फिजिकल स्टेट्स दोनों की क्या है, अलग है। सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ। कामना करता हूं सेल नोटेशन सबकी बुद्धि में चला गया। अब देखो इसी स्लाइड पे एक और बताता हूं। ये हो गया कंसेप्ट 1, ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट 1। अब यहां पर ये हमारे पास है कंसेप्ट 2। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये रिडॉक्स कपल हमारे पास क्या होता है। अब देखिए रिडॉक्स कपल आपके पास क्या होता है। व्हाट इज अ रिडॉक्स कपल? रिडॉक्स कपल क्या होता है? एन ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट विच अपीयर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ हाफ इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल में क्या होता है हमारे पास कि रिडॉक्स कपल में हम लोग एक तरीके से आप समझिए कि एक हाफ इक्वेशन के इस तरफ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो इस तरफ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन हम लिखते हैं तो ये हमने लिखा फॉर एग्जांपल Zn सॉलिड, इट विल गिव Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई जी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, यानी खुद के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे। यही होता है ना जी। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे कि अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिंक हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मेरा काम है सामने वाले को रिड्यूस करना, यानी सामने वाले पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना और खुद का ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आमने सामने आ रहे हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विच अपीयर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ हाफ इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिडॉक्स कपल। तो ये एक हाफ इक्वेशन थी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ये कहलाती है रिडक्शन हाफ इक्वेशन। यहां पर भी आप ऐड कर लीजिए, मैंने आपको वैसे पहले बता रखा है, इधर आप इस चीज को ऐड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, एंड दिस इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, याद होगा सभी को। ये मैंने लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में आपको पढ़ा दिया था। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन जोड़ दीजिए तो आपके पास नेट इक्वेशन आती है। तो यहां पर एन ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट दैट अपीयर्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ हाफ इक्वेशन, इस हाफ इक्वेशन के इस तरफ पे रिड्यूसिंग एजेंट और इस तरफ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स कपल। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स कपल, दिस इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स कपल। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे कि ये है तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन सामने वाले को इसने दे दिए तो सामने वाले का रिडक्शन हो गया और खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिड्यूस कर देगा, यानी खुद का क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आमने सामने है। अब इसमें पता है रिडॉक्स कपल को लिखते कैसे? जैसे इसको लिखने का तरीका होता है कुछ ऐसा, दिस इज हाउ। अब अगर आप स्टेट ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, हल्का सा स्लैश लगाया और लिख दिया Zn। सो दिस इज कॉल्ड एज अ
रीडॉक्स कपल। पहले हमेशा ऑक्सीडाइज स्पीशी को लिखते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल Cu2 प्लस ये स्लैश Cu, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ रीडॉक्स कपल। ये स्लैश का मतलब ही यही है कि ये फिजिकल स्टेट्स दोनों की अलग अलग होगी, जिसको अपन ने यहां पर ऐसे भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहां पर फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, यू कैन राइट द फिजिकल स्टेट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैं लिखना चाहता हूं, तो मेरे भाई आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स कपल, इसे रिडॉक्स कपल कहते हैं। तो जब आप एक हाफ इक्वेशन लिखते हैं, एक साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट, एक साइड पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रिडॉक्स कपल। कामना करता हूं रिडॉक्स कपल समझा पाया मैं आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे आखिरी चीज, बहुत सिंपल बात, लास्ट बात, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट और दीजिए, चैप्टर खत्म कर दूंगा। जल्दी से एक बार बता दो, आए भैया लिख के यहां तक समझ में आया? लास्ट एकदम देखो, लास्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल लास्ट है टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जल्दी एक बार आए भैया लिख दो। चलो अब देखिए, now what is the electrode potential? Now let's discuss about the electrode potential. So the tendency of an electrode to lose or gain electron or electrons is called as the electrode potential. तो जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो उसकी कितनी टेंडेंसी की भैया, क्या कैपेसिटी की भैया हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, या उसकी वो जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या लूज करने की या गेन और लूज करने की, इस बेसिकली टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं? वोल्ट में। अब ये जो पोटेंशियल है टू एक्सेप्ट और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने कैसे पढ़ा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो पोटेंशियल कहलाते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में आते हैं। इसका मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और द रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। हमेशा ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होंगी या एक दूसरे के हमेशा रिवर्स होंगी। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड का, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास है और मैं मान लेता हूं अगर वो x वोल्ट है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बेसिकली -x वोल्ट होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन को लूज करना और किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ये जो इसकी कैपेसिटी है या इसकी जो टेंडेंसी है, तो ये जो दोनों चीजें हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। समझदारी वाली बात भी है, बिल्कुल। इसी में फिर आप एक टर्म पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है? कैसे निकलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजुअली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट वहां पर यूज करा है उसमें आयंस का कंसेंट्रेशन क्या है, दूसरा टेम्परेचर क्या है वहां पे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 मोलर। अब मुझे मोलैरिटी समझाने की जरूरत नहीं है। 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 मोल एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर है। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इज डिनोटेड बाय E नॉट, या बेसिकली E सुपरस्क्रिप्ट 0 बोल सकते हैं, E नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है, दैट इज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में डिपेंड करता है आपके जो आयंस वहां पर अवेलेबल है उनकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा या कितनी कम है, और दूसरा उनके टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, क्लास 12th में आना तो मैं तुम्हें बताऊंगा टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करने वाला है, कहीं उनसे मूवमेंट तो रिलेटेड नहीं है, सही सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर है और टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू है, दीज आर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय E सुपरस्क्रिप्ट 0। अब देखिए, बाय कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। ये क्या है, 0 वोल्ट। मतलब हम ये मान रहे हैं कि भैया हमारा जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबका निकालो कि भाई इससे कितना कम है और इससे कितना ज्यादा है। अब कम और ज्यादा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो अ नेगेटिव ई नॉट मींस दैट द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, देन H प्लस और हाइड्रोजन कपल। रिडॉक्स कपल में क्या होता है, इधर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, इधर रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म, यही होती है ना, इधर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, इधर रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है और रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है बात, जी भैया। तो यहां पर अगर नेगेटिव ई नॉट है, अब ये बात को याद रखिए, नेगेटिव ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या है, 0 वोल्ट है। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो रिडॉक्स कपल एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब जो रिडॉक्स कपल है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव ई नॉट है इसका मतलब जो रिडॉक्स कपल है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर नेगेटिव ई नॉट है इसका मतलब जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जिंक की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जिंक वाला था, है ना। अब देखो ये क्या है, ये रिडॉक्स कपल ही तो है, अभी बताया था मैंने आपको, ये देखो ये एक रिडॉक्स कपल है ना, ये एक रिडॉक्स कपल है। ध्यान से देखो, ये एक रिडॉक्स कपल है आपके पास और ये आपका दूसरा रिडॉक्स कपल है। ध्यान से देखना, ये वाला, इन दोनों को देखो आप, ये और ये रिडॉक्स कपल, याद आ रहा है, ये रिडॉक्स कपल्स है। रिडॉक्स कपल रिडॉक्स कपल रिडॉक्स कपल रिडॉक्स कपल रिडॉक्स कपल रिडॉक्स कपल। अगर इस रिडॉक्स कपल का, अब देखिए ये हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये हो गया 0, ठीक है जी। अब यहां पर अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ई नॉट क्या बताता है, इट मींस दैट रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसके रिस्पेक्ट में, या चलो मैं इन दोनों का रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑब्वियसली ये। और अगर मैं यहां पर इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं जिंक की, तो यहां पर देखिए 0 और यहां पर आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू, आप हाइड्रोजन बोल लो या कॉपर बोल लो। बात समझ में आ रही है क्या। अगर मैं इन दोनों को रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूं तो ये बेसिकली हमारे पास 0 है, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में आएगी उतना ही हमारा रिडॉक्स कपल क्या है, एक स्ट्रॉन्गर, आप बोल सकते हैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और यही चीज हमारी लिखी हुई भी है कि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बढ़ रही है, दैट इज इंक्रीजिंग। यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो टेंडेंसी है वो बेसिकली बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं जिंक की बात करता हूं, मैं जिंक की बात करता हूं, तो जिंक ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर आप यहां पर कॉपर की बात करें, जिंक और कॉपर के रिलेटिव में, तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 0.34 है पॉजिटिव,
अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू क्या बताती है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हमने यही एग्जांपल लिया था इसीलिए बात करी। अब देखो अगर तुम यहां पर देखोगे तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? विद रिस्पेक्ट टू मैंने हाइड्रोजन यहां पर बात करी है, तो देखो कॉपर का कितना है 0.34, जिंक का कितना है -0.76। मतलब जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर के कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, इन चीजों की बात करें, तो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कौन होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास Cu2+ है और मेरे पास Zn2+ है, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? बताइए, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लालची कौन होगा? यहां पे देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऊपर बढ़ रहा है और यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला नेचर बढ़ रहा है। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कराएं, सो दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू दिस। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंपैरिजन कराएं, सो दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? इन दोनों का कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं, अगर इसका और इसका कंपैरिजन करवाता हूं, तो विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस। इन दोनों का कंपैरिजन कराता हूं, सो दिस इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दिस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही है जी सुनील भैया? अब इसका मोर डिटेल देखो, मैं और डिटेल में पढ़ा सकता हूं लेकिन नहीं, क्योंकि अभी हमारे इतना सिलेबस में नहीं है। मोर डिटेल इन क्लास 12th, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12वीं में आना, मैं और डेप्थ में बताऊंगा चीजें। ठीक है, कामना करता हूं ये सारी चीजें तुमको जो मैंने बताई, ये सारी की सारी बातें तुमको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है। चलो, अब आज की क्लास के लिए तुम्हारा कोई भी होमवर्क नहीं है, नो होमवर्क। ठीक है, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो आज आपको इंसाइडर ज्ञान हम नहीं देंगे। आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैं कहता हूं कि सुनील भी साथ है और फिजिक्स वाला साथ है, तो दोनों आपके साथ है। हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बढ़िया तरीके से हो गया है। आज वाली क्लास थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन स्टिल मुझे लगा कि क्लास 12th का एक बेस मैं आपका बनाकर आपको दूं, इसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया। याद रखिएगा इन बातों को, 12वीं कक्षा में काम आएगा। आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ज्यादातर सवाल बैलेंसिंग से रिलेटेड आने वाले हैं, बैलेंसिंग को अच्छे से कर लीजिए। जो 3 मेथड मैंने बताया, क्लासिकल मेथड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमने फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग, इनको अच्छे से कर लीजिए। मैंने बढ़िया से आपको कराया है, हर एक चीज डेप्थ में, हर एक चीज डिटेल में, उतना आप कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।